अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। यूएस और ईरान की जंग का इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन मार्केट ने उस तरह इफेक्ट नहीं लिया जैसे उसको लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने अब खुद को स्टेबल कर लिया है। ना उसको जंग होने से फर्क पड़ रहा है और ना बंद होने से। और दूसरी साइड पे मार्केट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल माइक्रो और मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो इंशाल्लाह मार्केट आगे पॉजिटिव मूव देगी। अब चलते हैं हमारे रिजल्ट सेल की तरफ। आज काफी ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं, तो उनके बारे में हमारे एनालिस्ट आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। आज रिजल्ट सेल में हम तकरीबन 10 कंपनीज के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें सासगार के रिजल्ट की, तो सासगार का रिजल्ट काफ़ी एक्सेप्शनल रहा। अब बात करें अगर फिस्कल ईयर 2026 की सेल्स की, तो वो 76% ग्रो करके रुपीज़ 191.7 बिलियन रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% बढ़कर 23.6 बिलियन रुपीज़, जबकि EPS 390.5 रुपीज़ रही। इसके पीछे जो मेजर स्टोरी है वो सासगार की व्हीकल्स की सेल है। फिस्कल ईयर 2026 में सासगार ने 19,179 फोर व्हीलर यूनिट सेल किए, जिसमें तकरीबन 77% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आई। सिर्फ क्वार्टर 3 में ही कंपनी ने 5,420 यूनिट सेल किए, जबकि क्वार्टर नंबर 4 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 6,549 यूनिट सेल किए। जून 2026 में कंपनी ने तकरीबन 2720 व्हीकल सेल की, और जून स्पाइक में प्री बजट बाइंग और टैंक मॉडल डिलीवरीज का भी कंट्रीब्यूशन रहा। सो रेवेन्यू जंप जो है उसमें जो मेजर रीजन है वो हेवल की डिमांड, टैंक एडिशन और रिचर प्रोडक्ट मिक्स रहा। इसके अलावा कंपनी ने 20 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। बात करें अगर दूसरे रिजल्ट की, तो डीजी खान सीमेंट का रिजल्ट काफी ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग रहा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अराउंड 11% बढ़कर रुपीज 87.6 बिलियन, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25% ग्रो करके 12.17 बिलियन और EPS 26.68 रही। फाइनेंस कॉस्ट 4.29 बिलियन से रुपीज 1.95 बिलियन पर आ गई, जिसमें काफी कमी देखी गई। यही वजह है कि इनका जो एंड रिजल्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। कंपनी के सीमेंट ऑफ टेक्स काफी इंक्रीज हुए। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल सीमेंट ऑफ टेक्स भी इंक्रीज हुए हैं? बिल्कुल। 9 मंथ फिस्कल ईयर 2026 में DGKC की टोटल सीमेंट सेल्स अराउंड 3.34 मिलियन टन वर्सेज 2.82 मिलियन टन लास्ट ईयर थी। रफली 18% इंक्रीज हुई। इसके अलावा हमने देखा कि इनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 569,000 टन वर्सेज 151,000 लास्ट ईयर रही। सो टॉप लाइन इंप्रूवमेंट में जो एक्चुअल वॉल्यूम रिकवरी देखी गई। इसके अलावा सीमेंट प्राइसेस ही सिर्फ इसका रीजन नहीं थी, बल्कि एक्चुअली वॉल्यूम लेड इंक्रीज थी, वॉल्यूम लेड रिकवरी देखी गई। सेक्टर लेवल पर भी फिस्कल ईयर 2026 में DGKC ने जो सीमेंट डिस्पैचेस हैं इसके वो 9.5% इंक्रीज हुए हैं। बात करें अगर कंपनी की EPS की, तो 26.98 और फाइनल डिविडेंड रुपीज 1 पर शेयर है। इसके अलावा अगर सिस्टम लिमिटेड की बात की जाए, तो सिस्टम्स का टॉप लाइन काफी जबरदस्त रहा, लेकिन प्रॉफिट कन्वर्जन थोड़ी सी वीकर रही। सेकंड क्वार्टर साइक्लिकल ईयर 2026 में रेवेन्यू 38% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके रुपीज 25.7 बिलियन रहा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31% अप, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 14% बढ़कर रुपीज 3.02 बिलियन रहा। EPS की बात करें तो रुपीज 1.98 वर्सेज लास्ट ईयर की EPS रुपीज 1.81 रही। रेवेन्यू ग्रोथ का जो मेजर रीजन है वो कॉन्फिज और BAT शेयर्ड सर्विसेज की एक्विजिशन है, जिससे इनका पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका के जो एंटरप्राइज क्लाइंट्स हैं उन तक इनका एक्सेस है। इसके अलावा मैनेजमेंट को सेकेंड हाफ में क्रॉस सेलिंग और इंटीग्रेशन सिनर्जीज भी एक्सपेक्टेड है, सो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स इन द फ्यूचर एज वेल। प्रॉफिट रेवेन्यू की स्पीड से इसलिए नहीं ग्रो हुआ बिकॉज 90% रेवेन्यू जो है वो फॉरेन करेंसी बेस्ड है, जबकि कंपनी का जो अप्रोक्सीमेटली 80% कॉस्ट है वो HR रिलेटेड है। वेज कॉस्ट भी इंक्रीज हुए हैं साथ ही साथ, और कंपनी ने एक्सचेंज गेन की बजाय एक्सचेंज लॉस रिकॉर्ड किया है। बात करें अगर नेशनल बैंक के रिजल्ट की, तो नेशनल बैंक का क्वार्टर काफी मिक्स्ड रहा। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ये काफी सॉफ्ट क्वार्टर था। नेशनल बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर मटेरियली डिक्लाइन हुई है, मेनली हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से, लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम और क्रेडिट लॉस रिवर्सल ने इसे पार्शियली ऑफसेट किया है, जिसकी वजह से उतना लॉस नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 16.5 बिलियन, जबकि EPS 7.68 रुपीज रही। हाफ ईयर EPS अराउंड 15.27 रुपीज रही। अब बैलेंस शीट एंगल को अगर देखा जाए तो कंपनी का जो एडवांसेस हैं वो डिपॉजिट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहे एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। रुपीज 1.31 ट्रिलियन के एडवांसेस, जबकि डिपॉजिट्स अराउंड 4.21 ट्रिलियन। सो ADR कंपनी का ऑलमोस्ट 31% है। इसका मतलब है कि अभी भी नेशनल बैंक एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बैंक है और डिपॉजिट्स और एडवांसेस के ऊपर इतना रिलाय नहीं कर रहा है। नेशनल बैंक ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। बात करें अगर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की, पॉल के रिजल्ट की, तो हेडलाइन काफी स्ट्रॉन्ग रही, लेकिन यहाँ अर्निंग्स क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 33.8 बिलियन, जिसमें 47% की ग्रोथ देखी गई। इसके अलावा EPS अप्रोक्सीमेटली रुपीज 119 रहा, लेकिन पॉल को इन्वेंट्री विंडफॉल स्टोरी समझना ठीक नहीं होगा बिकॉज दिस इज एन अपस्ट्रीम E&P कंपनी। इसमें जो कोर ग्रॉस प्रॉफिट है वो मॉडरेटली इंप्रूव हुआ है, जबकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मेजर जंप है वो इस वजह से आया है कि जो इनकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है जो पिछले क्वार्टर में 11
11.2 बिलियन थी वो रिड्यूस होकर 4.7 बिलियन तक आ गई है। दिस इज नॉर्मल फॉर ईएनपी कंपनीज, क्योंकि ईएनपी कंपनीज की जो एक्सप्लोरेशन राइट ऑफ्स होते हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। किसी क्वार्टर में इनको इससे हैवी प्रॉफिट हो सकता है, किसी साल किसी क्वार्टर इनको इससे लॉस भी हो सकता है। पॉल की ईपीएस ₹119 रही और फाइनल डिविडेंड 72.50 रहा। फुल ईयर पे आउट की अगर बात की जाए तो ₹100 पर शेयर है। इसके अलावा अगर अटक रिफाइनरी के रिजल्ट की बात की जाए तो इसका रिजल्ट शायद आज का सबसे इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। फिस्कल ईयर 2026 की कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ₹26.1 बिलियन वर्सेज लास्ट ईयर का ₹8.95 बिलियन रहा। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा जो ईपीएस है वो ₹244.45 रही। ग्रॉस प्रॉफिट भी रफली 9.9 बिलियन से बढ़कर 31.5 बिलियन तक जंप कर गया। तो इसके रिजल्ट के जो मेन ड्राइवर रहे वो बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग रिफाइनरी क्रैक्स या जिसे हम जीआरएम्स भी कहते हैं, वो इसका मेजर एक रीजन था। यानी जो फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जो क्रूड ऑयल कॉस्ट का जो स्प्रेड है उसने बेसिकली इसके रिजल्ट को सपोर्ट किया। यही वजह है कि जो इसकी ईपीएस है वो 3 टाइम्स जंप कर गई। लेकिन करंट प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रेट लाइन एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिफाइनरी मार्जिन हैं वो साइक्लिकल होते हैं। इंटरनेशनल क्रैक्स अगर नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो अर्निंग्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कंपनी की ईपीएस ₹244.45 रही, जबकि फाइनल डिविडेंड ₹15 था और टोटल फिस्कल ईयर 2026 का डिविडेंड ₹17.50 पर शेयर रहा। बात करें अगर हबको के रिजल्ट की, तो हबको का रिजल्ट कंपनी की ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15% लोअर था, लेकिन स्टिल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9% बढ़कर ₹56.3 बिलियन रहा, जबकि ईपीएस ₹38.26 रही। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि रेवेन्यू डाउन जबकि प्रॉफिट अप क्यों है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी की जो कोर पावर अर्निंग्स हैं वो काफी वीक रही, जिसका मेजर रीजन हब प्लांट पीपीए टर्मिनेशन है। लेकिन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ मार्जिनली, जिसकी वजह से इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है, ओवरऑल प्रॉफिट है वो काफ़ी इंक्रीज कर गया। सो फ्यूचर में जो हबको है वो सिर्फ आईपीपी स्टोरी नहीं है, बल्कि थर्मोकोल, प्राइम ऑयल एंड गैस, माइनिंग एक्सपोजर और बीवाईडी जो ईवी बिजनेस है वो इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट है। बीवाईडी व्हीकल्स लॉन्च हो चुके हैं, जबकि जो सीकेडी प्लांट डेवलपमेंट है और चार्जिंग नेटवर्क है वो भी उसका काम भी जारी है। कंपनी की ईपीएस की बात की जाए तो ₹38.26, जबकि फाइनल डिविडेंड ₹5 पर शेयर रहा और टोटल FY26 का जो पे आउट है वो ₹20 पर शेयर रहा। इसके अलावा अगर पेल के रिजल्ट की बात करें तो पेल का जो अर्निंग्स ग्रोथ था वो मॉडेस्ट रहा, लेकिन कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहा। क्वार्टर 2 में नेट रेवेन्यू अराउंड 22.1 बिलियन पर स्टैंड किया, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1.75 बिलियन, जबकि ईपीएस ₹1.89। लास्ट ईयर की ईपीएस 1.85 के बरक्स 1.89, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें हमें देखने को मिली पेल में। इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन भी थोड़े से प्रेशराइज रहे, लेकिन रियल पॉजिटिव जो है वो इसका हाफ ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ₹7.8 बिलियन एज कम्पेयर टू द लास्ट 3 बिलियन। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी ₹17.8 बिलियन से रिड्यूस होकर 11.8 बिलियन तक आ चुकी हैं। दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। सो पेल में करंटली जो बिगेस्ट इंप्रूवमेंट है वो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं बल्कि कैश जनरेशन और डीलिवरेजिंग है। कंपनी की जो ईपीएस है वो ₹1.89 रही, जबकि कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। इसके अलावा अगर हाई नून लेबोरेटरीज के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 2 का जो रेवेन्यू है वो ₹5.9 बिलियन रहा, ग्रेटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जैसे पिछला क्वार्टर था ऑलमोस्ट सेम रहा। इसमें 7% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 17% लोअर रहा। इसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो स्लाइटली इंप्रूव होकर ₹722 मिलियन, जबकि ईपीएस ₹13.62 रही एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर ₹13.43। कंपनी को जो मेजर सपोर्ट मिली है वो बेसिकली इनका जो टैक्स एक्सपेंस है वो काफी कम हो गया है। सो इस वजह से हाई नून में जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेशर रिजल्ट का वीक पॉइंट है। ईपीएस की बात करें तो 13.62 रही और कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। अब चलते हैं हमारे रिजल्ट सेल के लास्ट रिजल्ट की तरफ। एनआरएल का रिजल्ट काफी टर्न अराउंड रहा। रेवेन्यू 43% बढ़कर ₹440.8 बिलियन हुआ, जबकि ग्रॉस लॉस ₹6.2 बिलियन से ₹23.5 बिलियन के ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंच गया। सो ओवरऑल कंपनी ₹14.9 बिलियन लॉस से ₹6.2 बिलियन प्रॉफिट में आ गई। अगर ईपीएस की बात करें तो ₹77.09 रही। मेन पॉजिटिव रिफाइनरी मार्जिन का रिकवरी है। इसमें जो इसकी बड़ी वजह है वो यही है कि रिफाइनरी मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में देखा रिफाइनरीज का काफी बूम रहा। ₹9.3 बिलियन की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो अभी भी हैवी बर्डन है, उस पर हमें खास नजर रखनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पॉजिटिव है और बोरिंग्स रिड्यूस हुई है, लेकिन
स्टिल कंपनी लिक्विडिटी प्रेशर में है। अगर हम बात करें इनकी करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स की कंपैरिजन की तो दैट इज अराउंड 0.8, तो इनका जो करंट रेशियो है वो अभी भी थोड़ा सा कह लें अंडर प्रेशर है। सो बैलेंस शीट की डायरेक्शन इंप्रूवमेंट की तरफ है। इसके अलावा कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। आज के ऐसी 100 इंडेक्स 1,78,598 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, जिसके अंदर 1227 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। और आज के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर पोल, एंग्रो होल्डिंग और हपको रहे, और पॉइंट रिमूवर्स के अंदर पीएसओ, पीपीएल और सिस्टम्स रहे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Open your brokerage account today with Young's Capital.